हाय बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले लॉज ऑफ मोशन को। तो देखो, हम तो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे। एनसीईआरटी और नीट का हमारा टारगेट लेके चलेंगे हम। इसके अंदर हम एनसीईआरटी के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और एच सी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे टॉपिक्स के अंदर, वो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और इसी के ऊपर लॉज ऑफ मोशन का, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को कवर किया है। साथ ही साथ लास्ट में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए, एक टेस्ट भी लगाया है हमने, तो उसको भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे सारे कंसेप्ट जो है इसी लॉज ऑफ मोशन के, फर्स्ट लॉ के सारे कंसेप्ट इसी के अंदर कवर हो जाए। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे अरिस्टोटल्स फॉलोसी, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनको करेंगे। ठीक है। अब जो नीट के लिए के अंदर जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हमें एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो देखो, इसके अंदर उसने इंक्लूड किया है अरिस्टोटल्स फॉलोसी, जो हम आगे देखने वाले, द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें इनर्शिया को स्टडी करना है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें मोमेंटम को स्टडी करना होगा और हमें इम्पल्स को स्टडी करना होगा। साथ ही साथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, कॉन्सेस इन मैकेनिक्स को स्टडी करना है। और यहाँ पर हमें एनालाइज करना होगा सर्कुलर मोशन को। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स अरिस्टोटल्स फॉलोसी से। तो देखो बेटा, जब मोशन को स्टडी करना स्टार्ट हुआ तो मोशन के बारे में साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय दिया, अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिए। उसमें सबसे पहले जिसने बताया, जिसने ऑब्जर्व किया, वो था अरिस्टोटल। अच्छा, अरिस्टोटल ने क्या ऑब्जर्व किए? अरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किए कि कोई भी बॉडी तब तक ही मूव होती है जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, हम भी हमारे डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, एटमॉस्फेयर की डेली लाइफ के अंदर देखते हैं हमारे सराउंडिंग में कि ये एक ब्लॉक है और मुझे ये ब्लॉक को मूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके ऊपर लगाना पड़ेगी फोर्स। अच्छा, एक कब मूव होता रहेगा ये ब्लॉक? जैसे कि घर के अंदर आपका सोफा और सोफे को मूव करना है, तो आप जब उसको फोर्स लगाएंगे वो मूव होगा। और जैसे ही आप उसको फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो रुक जाएगा। क्या होगा? जैसे ही आपको सोफे को मूव करना है, आपको फोर्स लगाना होगी, और जब आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वो सोफा मूव होगा क्या? नहीं, वो रुक जाएगा। यानी कि अगर हमें मोशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगी। तो यही अरिस्टोटल ने कहा, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। जब तक हम फोर्स लगाएंगे, बॉडी मोशन करेगी, और जब हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे, बॉडी रुक जाएगी, बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगी। इसी को दूसरे वर्ड में अगर देखते हैं, दूसरी तरह से सोचते हैं, तो अरिस्टोटल क्या कहता है? अरिस्टोटल स्टेट दैट एवरी बॉडी इज ट्राई टू अचीव अ स्टेट ऑफ रेस्ट। हर बॉडी क्या कर रही है? स्टेट ऑफ रेस्ट अचीव कर रही है। सिंपल। देखो, यहाँ पर इसको समझते कि अगर हमारे पास जो बॉडी है, एक बॉडी है जो ऑलरेडी रेस्ट कंडीशन में है, तो क्या ये मूव करने लगेगी? नहीं, ये तो रेस्ट में रहेगी। तो ये ट्राई कर रही है कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट बरकरार रहे, स्टेट कंडीशन में ही रहे। दूसरी एक बॉडी है, दूसरा एक बॉल है, हम बॉल को थ्रो करते हैं, तो क्या होगा बेटा? जो बॉल थ्रो करने के बाद जो बॉल मूव हो रहा था, वो थोड़ा देर के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? रेस्ट में आ जाएगा, वो रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। मीन्स जो भी बॉडी मूव रही, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यानी कि हर बॉडी ट्राई कर रही है, अचीव करना चाहती क्या? रेस्ट करनी। जैसे कि घर का फैन है, वो फैन तब तक रोटेट होगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। जब तक उस पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, वो फैन ऑन है, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो मोशन में है। और अगर हम स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा बेटा? धीरे धीरे वो क्या होगा? अपनी स्पीड को कम करेगा और रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे ही जितने भी मोशंस हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं?
वो फाइनली जाके रुक जाते हैं, यानी कि रेस्ट कंडीशन को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने कहा, ऑब्जर्व किया और कहा कि एवरी बॉडी इज ट्राइंग टू अचीव अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बट ये फेल हो गया क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग थे। अब बोलोगे सर ये तो राइट है, हम तो देख रहे हैं सराउंडिंग्स के अंदर, इसकी को स्टडी बेटा। देखो दो कंडीशंस लेते हैं यहाँ पे हम, दो कंडीशंस लेते हैं। एक है ये हमारे पास एक सरफेस है और ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस है, इट इज रफ। रफ सरफेस को आज समझते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये अप एंड डाउन से इसके अंदर। और इस रफ सरफेस के ऊपर जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं, सेम बॉल हम दूसरा एक सरफेस लेते हैं और इस दूसरे सरफेस, ये जो है हमारे पास स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, मिरर टाइप, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है और सेम बॉल इस पर थ्रो करते हैं सेम फोर्स के साथ, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये भी ये यहाँ पे आके रहेगा। कंसीडर करो कि ये कुछ डिस्टेंस 2 मीटर का कवर करके ये रुक जाएगा। वहीं पर जब हमने प्लेन सरफेस पे फेंका तो ये इस रफ सरफेस से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल बात है, रफ सरफेस पे कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा और प्लेन सरफेस के ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। कंसिडर करो कि ये इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब अरिस्टोटल ने कहा था कि बॉडी ट्राई टू अचीव अ स्टेट ऑफ, बट यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर सेम बॉडी है लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। वो रफ सरफेस के ऊपर कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जल्दी रुक जा रहा है, और वो जो है प्लेन स्मूथ सरफेस के ऊपर, और स्मूथ सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्ट में आने की जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी की नहीं है, वो बॉडी रेस्ट में नहीं आ रही, बल्कि उसको रेस्ट में कौन लेकर आ रहा, उसको सरफेस ला रहा है। इसलिए ये अरिस्टोटल की पॉलिसी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है हमारे पास, व्हाट इज द फ्लॉग, क्या गड़बड़ थी अरिस्टोटल्स आर्ग्यूमेंट में, जो अरिस्टोटल का जो आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर क्या गड़बड़ थी। तो देखो बेटा, जब हम बॉल को थ्रो करते तो क्या होगा, कुछ देर के बाद बॉल रेस्ट कंडीशन, बॉल जो मोशन में है यहाँ पे कुछ देर के बाद क्या में आ रहा है, रेस्ट कंडीशन में आ रहा है। और यही किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या कि ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ रहा है क्या, नहीं, बल्कि ये जो सरफेस है इसके पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये सरफेस जो है, ये सरफेस और बॉल के सरफेस के अंदर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रही है। क्या हो रही है, फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन उसको रोक रही है। क्योंकि रफ सरफेस के अंदर ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो वो इसको रोक देगा, और प्लेन सरफेस के अंदर फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए वो उसे टाइम लगेगा रुकने के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा रुकने के लिए। तो यहाँ पर यही ड्रॉबैक था कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लोर अपोजेस इट्स मोशन। क्लियर है। तो ये जो साबित किया ये था हमारे भाई गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया कि जो अरिस्टोटल है इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये फेल हो गया। जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो गैलीलियो ने किया था। और गैलीलियो ने बताया कि जो रुक रहा था वो किस वजह से रुक रही थी बॉडी, वो बॉडी रुक रही थी, रेस्ट में आ रही थी ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को निकाल दें, अगर एक सरफेस हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसके पास क्या है, फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो क्या होगा, जो बॉडी को अपोज नहीं होगा। मींस बॉडी अगर वी वेलोसिटी के साथ मूव हो रही थी तो वही बॉडी वी वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहेगी, ये कभी नहीं ठहरेगी, क्योंकि इसको कोई अपोज करने वाली फोर्स ही नहीं है। अ बॉडी मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पर भी v वेलोसिटी के साथ मूव होगा। मींस ये बॉल अगर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा था तो यही बॉल 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव होगा जब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मीन्स फ्रिक्शनलेस है, ना हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें ना इसको कोई अपोज करे। मीन्स वेलोसिटी में बेटा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। लेकिन कब याद रखना, व्हेन नेट इज 0। क्लियर है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है। तो याद रखना बेटा, ये जो अरिस्टोटल्स लॉ है, अरिस्टोटल्स नहीं कहेंगे हम इसे, जो हमारे पास गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया है, इट इज अ बेसिक ऑफ
इट इज़ अ बेसिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो बेस है वो गैलीलियो ने तैयार किया है और उसकी बिल्डिंग जो है न्यूटन ने तैयार की। तो इसके ऑनर में ही हम जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? तो अभी हमने देखे कि अगर बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती है तो क्या करेगा वो? इट इज कंटिन्यूसली मूविंग विथ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करते रहेगा। और बॉडी मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस बेसिस पे से न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। देखो क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी अ बॉडी is continues to be in a state of rest। याद रखना यहाँ पे is continue to be in a state of rest, uniform motion along a straight line unless acted upon by some external force that changes its state। इसके अंदर तीन चीजें आ गई बेटा। पहला तो आया रेस्ट, दूसरा आया यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा आया स्ट्रेट लाइन। समझो बात को, इसके अंदर तीन चीजों का हमको देखना है। क्या है कि रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन। मीन्स क्या है कि आपको अगर स्टेट ऑफ रेस्ट, जैसे कि बॉडी है हमारे पास, रेस्ट कंडीशन के अंदर है, सरफेस के ऊपर रेस्ट में, और अगर इसको मूव करना है तो ऑटोमेटिकली मूव होगी क्या? ये ऑटोमेटिकली मूव करने वाली नहीं है। इसको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, रेस्ट स्टेट को चेंज करके इसको अगर मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर लगाना पड़ेगी फोर्स। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे ये अपनी पोजीशन को चेंज करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात है कि बॉडी को अपनी पोजीशन को चेंज करना है तो क्या लगने वाली है? फोर्स लगने वाली। दूसरी बात कि ये कह रहा है कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये बॉल है, लेट अस कंसीडर दिस बॉल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और इस 2 मीटर फोर्स को मुझे कन्वर्ट करना है 4 मीटर पर सेकेंड के, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं। हम क्या इसको किक करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे। जब ये फोर्स लगाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। या फिर 2 मीटर पर सेकेंड को 1 मीटर पर सेकेंड करना है, 2 मीटर पर सेकेंड को 1 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे इस साइड में फोर्स लगाना, अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगी, तब जाके इसकी क्या होगी? वेलोसिटी को चेंज करेंगे। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही मूव करेगा। मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव होगा। क्लियर है? मीन्स हमको पोजीशन को चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें फोर्स चाहिए। हमें स्पीड को चेंज करना है। देखो स्पीड तो हम बाइक्स जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हमें पता है, गाड़ी के अंदर एक होता है एक्सेलरेटर, दूसरा होता है ब्रेक। एक्सेलरेटर क्या करता है? अगर हमें स्पीड बढ़ाना है, गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करना है, हम एक्सेलरेट करेंगे, क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ेगी। मीन्स हमने क्या किया? फोर्स लगाया। वहीं अगर हमको स्पीड को कम करना है, हम क्या करेंगे? ब्रेक्स लगाएंगे, उसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि पोजीशन को चेंज करना हो या स्पीड को चेंज करना हो। तीसरी एक चीज है बेटा, डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करना है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। कंसिडर करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है हमें इस तरफ टर्न लेना है, तो हम क्या करेंगे? इस साइड में फोर्स लगाएंगे। ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ मूव रहा था, लेकिन हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है। अगर हम ये फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा? ये जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव होगा। तो इसीलिए अगर हमको इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगी? इस डायरेक्शन के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो सिंपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फिर? कि बॉडी को अगर अपनी पोजीशन को चेंज करना है, मतलब रेस्ट से रेस्ट स्टेट को चेंज करना है, सेकेंडली स्पीड को चेंज करना है, या फिर डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। वो ऑटोमेटिकली अपनी ना पोजीशन को चेंज करेगा, ना स्पीड को चेंज करेगा, और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्लियर है? देखो ये इसकी पिक्चर हम फोटो भी देखते हैं।
पिक्चर के हिसाब से एक एग्जांपल्स भी है हमारे पास कि ये हमारे पास एक बॉल है जो रेस्ट में है। ये बॉल जो है यहाँ पे क्या है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अगर मुझे इस बॉल को नीचे गिराना है, मूव करना है, तो क्या करेंगे हम, हमको लगाना पड़ेगी फोर्स, हमें पुश करना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा बॉल को, तो बॉल क्या होगा, मूव करने लगेगा। ऐसे ही अगर जो बॉल मूव कर रहा है उसे स्टॉप करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर उसकी को एक्सेलरेट करना है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, तब भी हमें फोर्स लगेगी, और जब हमको उसको डायरेक्शन को चेंज करना है तब भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। सिंपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, टू चेंज द state of rest means to change the position. Number two, to change the speed, to increase or decrease both. And third, to change the direction. क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। विदाउट फोर्स दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया। इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, न्यूटन्स के तीन लॉज हमको न्यूटन के पढ़ना है, और तीनों लॉ फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स को बताएंगे कि फोर्स क्या है। हर लॉ फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ देगा। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, जैसे कि वो देखे होगा आपने, एक पिक्चर निकली, रिलीज हुई थी, 70s खिलाड़ी, 70s टी तात्या तात्या तुकाराम तेंदुलकर, तात्या ने क्या दिया, तुकाराम ने क्या दिया, और वो एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही यहाँ पे जो फोर्स मिलकर बनेगा, ये फोर्स मिलकर बनेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया, फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया, सेकेंड लॉ देगा मैग्नीट्यूड, सेकेंड लॉ देगा मैग्नीट्यूड, और थर्ड लॉ फोर्स को क्या देने वाला है, तो थर्ड लॉ देगा डायरेक्शन। देखेंगे हम। अभी तो फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, तो याद रखना, फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स की डेफिनेशन दिया, और साथ ही साथ इसने एक्सप्लेन किया इनर्शिया को। ठीक है, तो याद रखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने क्या हमसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से क्या निकली, तो हमारे पास से दो चीजें मिली हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। एक क्या मिली, फोर्स मिली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द इनर्शिया, डिस्क्राइब द इनर्शिया। ठीक है, फोर्स क्या होती है फिर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स क्या होती है, तो अभी हमने स्टडी किया कि फोर्स हमें चाहिए, कब चाहिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द स्पीड, एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन क्या मिलेगी फोर्स की, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो पता है हमें, या तो हम बॉडी को ढकेलेंगे या फिर हम बॉडी को खींचेंगे, तो दो टाइप की फोर्स होगी। फोर्स इज अ इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। क्या करेगा, ये चेंज करेगा या ट्राई टू चेंज करेगा, मतलब या तो ये चेंज करने में कामयाब हो जाएगा, जैसे कि वॉल है, वॉल के ऊपर हम फोर्स लगा दे, तो क्या वॉल हम मूव कर सकते, वॉल को नहीं मूव होने वाली, लेकिन क्या कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं मूव करने के लिए। तो सिंपल है, फोर्स क्या होगी, फोर्स चेंजेस और ट्राई टू चेंज। क्या बेटा, क्या चेंज कर रही है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट को मोशन में लाने की कोशिश की। दूसरी चीज वो क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, या फिर ट्राई टू चेंज द स्पीड, और तीसरा चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन। तो ये डिफिनेशन हो गई फोर्स की अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब बात आती है बेटा इनर्शिया की। सेकंड चीज क्या डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है। तो सिंपल देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो ये मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर ये मूव हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ना अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। मतलब जब ये रेस्ट में है तो इसके पास कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा है इस बॉडी के पास कि जो इसको मूव नहीं होने दे रहा, जो उसकी स्टेट को कॉन्स्टेंटली रख रहा है, उसी स्टेट में रहे। क्लियर? जैसे कि सर्दी के दिन है और आप रजाई ओढ़ के सोए हुए, और सुबह उठना है, उठना मालूम होता है क्या हमें, नहीं उठते। क्यों? क्योंकि हमारे इनर्शिया, हमारी बॉडी चाह रही है कि हम सोते रहें।
हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते टाइम डिफरेंट डिफरेंट हमारे माइंड्स के अंदर जो है थिंकिंग आती है, अलग अलग ख्यालात आते हैं, और वो हमें उस पढ़ाई से दूर करते हैं। वो क्या है? इनर्शिया है, आपको उस पढ़ाई से रोक रही है। मतलब जो काम आप कर रहे हो उस काम से रोकने के लिए हमारे पास जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, वो इनर्शिया है। सिंपल। बॉडी रेस्ट में, बॉडी के पास कुछ तो है जो उसे रेस्ट में रखे हुए। बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो ये वी वेलोसिटी से ही मूव कर रही है। मतलब कुछ तो है जो उन्हें रेस्ट में, तो रेस्ट में रखा हुआ है, जो वो जब वो मूव हो रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है। और ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज है, इसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कर रहा है? तो रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट। सिंपल। इनर्शिया क्या होगी? रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही उसको वो अपोज कर रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने को। और ये अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहेंगे? इसे इनर्शिया कहेंगे। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो वो चाह रहा है कि बॉडी रेस्ट में रहे, मूव ना हो। मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज कर रहा है। मोशन की स्टेट है, रेस्ट में आना है, फिर वो अपोज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली चेंज करेगा क्या? नहीं। मतलब बॉडी के अंदर कुछ है जो जो कर रहा है वही करते रहना चाहिए। और यही प्रॉपर्टी जो है इसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब याद रखना बेटा कि इनर्शिया बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी आप सबको पता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। और इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर। Inertia is not physical quantity. Therefore, inertia has no unit, no dimension. Unitless and dimensionless quantity. तो याद रखना, it is only property of the body which depend on mass of the body, which depend on mass of the body. सिंपल बात है बेटा। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है। किसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी? किसका इनर्शिया ज्यादा है? तो 2 kg की बॉडी को हम आसानी से मूव कर सकते हैं, कम फोर्स लगेगी 2 kg की बॉडी को मूव करने के लिए। लेकिन 20 kg की बॉडी को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। याद रखना। क्लियर है? 2 बॉडीज, याद रखना 2 बॉडीज है हमारे पास, 2 बॉडी है और दोनों का मास सेम है। एक जो है वो रेस्ट में है और दूसरी जो है वो मोशन के अंदर है। तो याद रखना दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। बिकॉज इनर्शिया इज ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करी, वो स्टेट की चेंज को अपोज करेगी। और इट इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो याद रखना 2 kg की बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg वाली बॉडी से कम होगा, 20 kg वाली बॉडी का ज्यादा होगा। जितना मास ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा अपोज करेगा। और अगर बॉडी सेम है, 2 kg की बॉडीज है दोनों भी, एक रेस्ट में है दूसरी मोशन के अंदर है, एक रेस्ट में है दूसरी मोशन के अंदर है, तो रेस्ट वाली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। बिकॉज दे पजेस सेम मास, दे हैव सेम मासेस। अब देखो बेटा, इनर्शिया हमारे पास 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ 3 टाइप्स। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो बॉडी जब रेस्ट में है तो चाहेगी कि वो काय में रहे? रेस्ट में रहे। और जो उसकी रेस्ट को चेंज होने से रोकेगा वो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव रही है तो ऑब्जेक्ट क्या कहेगा? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे। उसकी वेलोसिटी को चेंज होने से रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ है, वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा? बॉडी क्या चाह रही है? कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करे, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। और ये स्ट्रेट लाइन को अंदर जो डायरेक्शन को जो मेंटेन करने वाली प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बॉडी की वो खामी है कि जो उस वो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करती। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने देखो, ये हम आपने एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखा हुआ है, कार्ड है, और कार्ड के ऊपर यहाँ पे हमने एक कॉइन को प्लेस किया, कार्ड के ऊपर एक कॉइन को यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है। अभी क्या होगा बेटा, जब हम इस कार्ड को खींचेंगे तो ये जो कॉइन है ये ग्लास के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। आप घर पे करके देखो, ये ग्लास है और ग्लास के अंदर हमारे पास वाटर वगैरह रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हमने क्या करा है, एक कार्ड को रखा है और उसके ऊपर कॉइन को प्लेस किया है। यहाँ पे एक कॉइन है। क्या होगा बेटा, जब हम इस कार्ड को खींचेंगे, हम कॉइन को नहीं खींच रहे, हम कार्ड को जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉइन जो यहाँ पे था वो ड्रॉप हो जाएगा किसके अंदर, ग्लास के अंदर। व्हाई दिस हैपन, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज जब हम कार्ड को खींच रहे, लेकिन कॉइन क्या चाह रहा, कॉइन चाह रहा है कि वो अपनी पोजीशन पर ही रहे, क्योंकि इसका कॉइन का मास चाह रहा है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। इसलिए जब हम कार्ड को पुल करेंगे, कार्ड को खींचेंगे, तो ये यहाँ पे जो कॉइन था वो वहीं पर रहेगा, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो ड्रॉप करेगा ग्लास के अंदर। समझ आ रही बेटा बात। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वो चाहेगा कि वो उसी पोजीशन पर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। इसलिए जब हमने कार्ड को पुल किया तो यहाँ पर जो कॉइन था वो कॉइन उसी पोजीशन पे रहा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कहाँ पे ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप हो गया ग्लास के अंदर। ऐसे ही दूसरे एक एग्जांपल देखो, जब बस वगैरह में तो आप सबने सफर किया होगा, यू हैव ट्रैवल्ड इन अ बस। बस जब खड़ी हुई है तो क्या होता है, और तो आप भी उसके अंदर रेस्ट में, बस भी रेस्ट के अंदर है। लेकिन जब बस स्टार्ट होती है तो हमको पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ हमें किसी ने ढकेला, थ्रो बैकवर्ड। सिंपल है, अ पर्सन वो स्टैंडिंग फ्रीली इन अ बस थ्रो बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। क्या हो रहा है बेटा, बस के अंदर आप खड़े हुए हो, बस के अंदर आप खड़े हुए हो, सपोज करो कि ये आप हो, ठीक है, आप इसके बस के अंदर खड़े हुए हो और बस स्टार्ट कर मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब मैं बस तो ड्रॉ नहीं करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, ये जो आप जो है यहाँ पे बस के कांटेक्ट में होगे, खड़े हुए हो तो बस के कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऊपर, और आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो बस की डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो अपर पार्ट है आपकी बॉडी का अबाउ द वेस्ट, तो ये पार्ट कहाँ पे है? तो ये पार्ट अपनी पोजीशन पे है, और ये चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट में ही रहे, तो इसलिए ये अपनी जगह पे रहेगा। इतना पार्ट क्या होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। चूंकि ये पार्ट आगे नहीं जा रहा, बल्कि ये आपका नीचे वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, ये बस के साथ मूव हो रहा है, तो आपको फील ऐसे होगा कि किसी ने आपको क्या किया, बैकवर्ड पुश किया, थ्रो बैकवर्ड। बिकॉज याद रखना, आप पीछे की तरफ नहीं जा रहे हो, वो बस आगे की तरफ गई, और इस वजह से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज इज इन विथ कॉन्टैक्ट विथ बस, इट मूव्स फॉरवर्ड, और आपके अपर पार्ट को लगेगा कि आप क्या हुए, बैकवर्ड थ्रो हुए। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम, इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम है बेटा, इनेबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी स्ट्रेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव रही है, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, और यही जो प्रॉपर्टी जो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं होने दे रही है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसके एग्जांपल देखते हैं। बस के अंदर ही चल रहा है, आप बस के अंदर खड़े हुए हो, बस चल रही है और बस के अंदर आप खड़े हुए हो, और सडनली क्या होती है कि बस चल रही है तो आप भी मूव हो रहे हो बस के साथ साथ, क्योंकि टोटल बॉडी के अंदर तो ट्रांसफर हो जाएगा मोशन, तो फोर्स ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप भी इस डायरेक्शन के अंदर वी वेलोसिटी से, अगर बस चल रही है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वी वेलोसिटी होगी, क्योंकि आप भी तो बस के अंदर है। लेकिन जब बस सडनली स्टॉप होती है, बस स्टॉप सडनली, तो बस की वेलोसिटी हो गई जीरो, लेकिन आप तो उसी वेलोसिटी के साथ चल रहे हो,
तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट जो है, बिलो द वेस्ट पार्ट, ये जो है पीछे रह जाएगा, बिकॉज इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ द बस। बट जो अपर पार्ट है वो क्या चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, इसलिए आप किधर टेंट करेंगे, टेंट फॉल फॉरवर्ड, टेंट टू फॉल फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ जाओगे। समझ आ रही बेटा बात? जब स्टार्ट हो रहा था तो कहाँ जा रहे थे, पीछे की तरफ, क्योंकि आपकी बॉडी चाह रही थी रेस्ट में, तो मैं रेस्ट में ही रहूं। अब चूंकि गाड़ी चल रही थी, ऑलरेडी आपकी बॉडी मूवमेंट में थी, जब ब्रेक लगाया गया तो आप किधर जाओगे, सामने की तरफ। आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा, जैसे ही ब्रेक लगाते तो जो ड्राइवर है, जो पब्लिक है, वो क्या होती है, वो शीशा तोड़ के बाहर गिरती। आपने देखा होगा एथलीट है, एथलीट क्या कर रहा है कि वो दौड़ते हुए आता है और फिर अपना जंप लगाता है। क्यों लगाता है ऐसा, ताकि वो जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी काय में होगी, वो मोशन के अंदर होगी, और जब वो जंप करेगा तो वो मोशन, जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी उसको हेल्प करेगी कि वो उसका जंप जो है वो ज्यादा दूर तक जाए। क्लियर है? ऐसे ही और एक एग्जांपल है बेटा, अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, खुदकुशी करने का इरादा हो गया इसका, और इसने क्या किया, चलती हुई ट्रेन में से कूद गया नीचे। क्या होगा बेटा, नीचे तो गिरेगा, लेकिन कहां पे गिरेगा, तो देखो ये बात को थोड़ा सा समझो कि वो आगे की तरफ गिरेगा। क्यों आगे की तरफ गिरेगा, तो देखो ट्रेन मूव कर रही है, छुक 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 छुक, हमारी ट्रेन मूव कर रही है, और ट्रेन की वेलोसिटी है वी, और जो मैन इसके अंदर जंप करने वाला है उसकी भी वेलोसिटी है वी। अब कंसिडर करो कि उसने जंप करने का इरादा किया कि मैं यहां पे जंप करूंगा, और उसने यहां से कूदा। देखो यहां पे वो बाहर तो आ गया ट्रेन के, जो मैन है वो ट्रेन के बाहर तो आ गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, वी है। और चूंकि वो कहां पे जाके गिरेगा, वो कूदा तो यहां पर, लेकिन गिरेगा कहां पे, यहां पर गिरेगा, क्योंकि उस टाइम के अंदर ट्रेन भी आगे जाएगी, ये डिब्बा भी आगे जाएगा, जो यहाँ पे था ये यहाँ पे चला गया, और जो यहाँ पे गिरने वाला जो बंदा था, जो मैन था, वो कहाँ पे फॉल करेगा, फॉरवर्ड फॉल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी वही वेलोसिटी थी जो ट्रेन के पास थी। समझ आ रही बात? तो क्योंकि इसको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं थी जब तक ये नीचे नहीं गिरेगा, और ये पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए नीचे जाके गिरेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहाँ में था, मोशन के अंदर था, ट्रेन मोशन में थी, उसी वेलोसिटी से मैन भी मोशन के अंदर था। इसके बाद है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। आपने देखा होगा इसकी, जो लोग स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग स्केटिंग करते हैं ना, स्केटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि स्केटिंग करने वाला मैन यहां से छलांग लगा देता है ऊपर की तरफ, और उसका कांटेक्ट जो है, जो स्केटर से नहीं होता है, लेकिन ये नीचे की तरफ से स्केटर मूव करती है, और यहाँ पर ये जो आगे जाकर कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये वापस एग्जैक्टली उसी स्केटर पे आकर फॉल करता है, उसी स्केटर पे आता है। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि दोनों का जब मोशन था वो सेम स्पीड के साथ था, वेलोसिटी के साथ था। यहाँ पर भी दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, और यहाँ पर भी दोनों क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, ये मैन जो है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, जिस वेलोसिटी से साथ कौन मूव कर रहा है, स्केटर मूव कर रहा है, और ये एग्जैक्टली फॉल करेगा कहाँ पर, ये स्केटर पे फॉल करेगा। समझ आ रही, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अभी लास्टली हमारा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज द इनएबिलिटी, वो बॉडी की खामी है। एबिलिटी का अपोजिट होगा बेटा इनएबिलिटी। क्या कर रही है बॉडी,
resist to change the direction of motion itself. ये मोशन की डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगी। इसके एग्जांपल देखो, आप फिर बस में जा रहे हो और बस क्या हो रही है, एक टर्न ले रही है। सपोज करो कि आप, ये कर्व पाथ है, हमारे पास कर्व रोड है और ये बस इस मूव हो रही है और आप बस के अंदर हो, तो आपने महसूस किया होगा कि जब बस टर्न होती है, लेफ्ट की साइड टर्न होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जो है पुश कर रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, सॉरी। बस मूव रही है राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर, लेकिन आपको लगेगा कि हम आपको कोई पुश कर रहा है आउटवर्ड, बाहर की तरफ पुश कर रहा है राइट साइड के अंदर। वाई? इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके पीछे के फिजिक्स को समझते हैं बेटा। देखो, इनिशियली जो हमारी बस थी, बस की डायरेक्शन कहाँ थी, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन से आ रहे तो इस डायरेक्शन के अंदर थी बस की डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी बस विद अ वेलोसिटी ऑफ v। लेकिन क्या हुआ कि बस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया लेफ्ट साइड की तरफ। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी इन मोशन थी ना, स्ट्रेट लाइन ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, तो वो क्या चाहेगी कि वो इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करे। लेकिन बस किस तरफ, वो लेफ्ट साइड के अंदर मूव हुई, तो ऐसे लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट तो कहाँ जा रहा है, वो तो मैन, हम तो किधर जाने वाले, सीधा ही जाने वाले। तो हम ऐसा फील करेंगे कि हमारे ऊपर क्या हुई, एक आउटवर्ड फोर्स लगी राइट डायरेक्शन के अंदर। समझ आ रही बेटा बात? हम राइट की तरफ नहीं जा रहे, हम तो सीधा जाने वाले थे, लेकिन जो हम बस है, बस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, इस डायरेक्शन के अंदर गई। लेकिन अब जो मैन है वो किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, वो तो प्रीवियस डायरेक्शन को ही प्रेफर करने वाला है, क्योंकि जब तक इसके अंदर मोशन ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा, और सडन अगर चेंज होता है तो ये मैन के ऊपर तो टोटल फोर्स लगी नहीं, तो ऐसे फील होगा जैसे कि कोई हमें आउटवर्ड की तरफ ढकेल रहा है। ऐसे ही बेटा देखो, कोई स्ट्रिंग है आपके पास, व्हेन अ स्टोन इज टाइड टू one end of a string is whirled and the string breaks suddenly, the stone flies off and along the tangent to the circle। ये आपने सर्कुलर मोशन को स्टडी किया होगा। देखो बेटा, कंसिडर करो कि हमारे पास एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर। यानी कि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन जब ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ये स्ट्रिंग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, स्ट्रिंग वो फोर्स अप्लाई कर रही है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, खींच रहा है ना स्ट्रिंग इसको, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन ये स्ट्रिंग अगर ब्रेक हो जाती है तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन की तरह, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था। तो ये क्या होगा, जब स्ट्रिंग ब्रेक करेगी तो ये इसी डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ चला जाएगा, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फोर्स जो इसको सप्लाई हो रही थी स्ट्रिंग के थ्रू, टेंशन जो सप्लाई हो रहा था वो कट गया। और ये कैसे फॉल करेगा, अगर यहाँ से ये स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। समझ आ रहा? कोई डाउट? चलो एक टेस्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं, क्या हमको कितना समझ में आया और क्या क्या क्यूरीज है आपकी वो भी क्लियर हो जाएगी, अगर कुछ बाकी रहती हो तो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको क्यूरी होती है, वीडियो अच्छा लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली तो फ्री फील टू आस्क। अगर आपको कुछ क्लियरली समझ में नहीं आया तो फ्री फील टू आस्क, कमेंट करिए। आप कमेंट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पे, अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग
ऑल ऑफ सडन, बिकॉज एक घुड़सवार है, एक घुड़सवार है, घोड़े पे बैठा हुआ है, एक घुड़सवार है। अब मुझे घोड़ा ड्रॉ करना तो नहीं आएगा, मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो समझ लो कि एक घोड़ा है, घोड़े की दुम भी है, रेसर बनाना रहेगा। घोड़ा कम कुत्ता ज़्यादा दिख रहा, चलो खैर समझ लो ना, घोड़ा है, घोड़े पे बैठा, ये बंदा बैठा घोड़े पे, ठीक है। और घोड़े ने सडन रुका हुआ है, तो बॉडी भी काहे में है बेटा, बॉडी भी रेस्ट में है। अब ये घोड़ा जब सडनली स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, वही होगा जो बस में हुआ था। क्या हुआ था बस में, क्या हुआ था बस में, कि आप, घोड़ा तो आगे जाएगा लेकिन आपकी बॉडी कहाँ रह जाएगी, पीछे की तरफ, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो, राइडर इज टेकन बैक, rider is suddenly afraid of falling. Inertia of rest keep the upper part of a body at rest, whereas the lower part of the body moves forward with the horse. तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, कभी भी याद रखना क्वेश्चन को केयरफुल स्टडी करना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन को केयरफुल स्टडी करोगे, सिचुएशन को समझोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस को आंसर्स मिलने लगेंगे, अगर आपने कंसेप्ट को थ्रोली स्टडी किया होगा तो। देखो, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप सडनली, ट्रेन क्या हो गई, स्टॉप हो गई सडनली, पैसेंजर इन द रनिंग ट्रेन फील एन इंस्टेंट जर्क, उन्हें झटका लगेगा, और झटका लगने से क्या होगा बेटा, वो सामने की तरफ जाएंगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज इनिशियली बॉडी भी, जो लोग थे वो भी काय में थे, वो भी मोशन में थे, और जो ट्रेन है वो भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन तो रुक गई, लेकिन बॉडी रुकेगी क्या सडनली, नहीं, वो किधर जाएगी, वो तो मूव रहता है, मूव करना चाहेगी। तो क्या होगा फिर, द बैक ऑफ सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड, नहीं ये तो हो नहीं सकता। इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन, ये भी नहीं हो सकता। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ये होगा, ठीक है। अपर पार्ट कहाँ करेगा, जर्क कब लगेगा, क्योंकि अपर पार्ट मोशन के अंदर रहना चाहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, कोशिश करो इसे सॉल्व करने की, क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शन को केयरफुली पढ़ो, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज, इनर्शिया क्या है, तो हमने इसके कंसेप्ट में समझे, इनर्शिया इज टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। इनर्शिया क्या है, इट इज अ चेंज ऑफ, रेजिस्ट टू चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे दे रहा है देखो, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, सही बात है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिससे वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। लेकिन दूसरा भी देखो, यहाँ पे खत्म मत करो, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सही बात है, वो वेलोसिटी को भी चेंज नहीं करेगा, मतलब दोनों सही हो गए। तीसरा एक देखते, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अरे बात ये भी सही है कि ना वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, ना वेलोसिटी को, स्पीड को चेंज करेगा, ना वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो क्या करने वाला, तो अनेबल टू, ये तो तीनों कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ द अबाउट आंसर में नहीं, तो आंसर में क्या है, अनेबल टू चेंज इज स्टेट, पहला आ गया, स्टेट ऑफ रेस्ट पहला आ गया, यूनिफॉर्म मोशन ये दूसरा वाला आ गया विथ कॉन्स्टेंटली, और लीनियर का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करता। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, ये क्वेश्चन तो हमने पहले एग्जाम्पल में देखे कि मैन जो है वो बस के अंदर से कूदा, और हमने वहाँ पे ऐसे ट्रेन में से उसको, जब हमने इनर्शिया ऑफ मोशन स्टडी किया तो हमने ट्रेन में से कूदे थे, अभी वो बस में से इस तरफ कूदा, तो क्या होगा बेटा, वो बंदा भी वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होगा, बस भी वी वेलोसिटी से मूव करेगी, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो किधर की तरफ जाके गिरेगा, वो आगे की तरफ जाके गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, चलो देखो 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 देखो,
चलो देखो पढ़ लेते हैं पहला। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड अ मैन रीचेस फॉरवर्ड। रोड पीछे रह गई, रोड मूव हो रही थी क्या बाबा? ड्यू टू inertia of motion, upper part of the body continue to be in the forward direction while feet come to rest as soon as they touches the road. ये सही हो सकता। He leans forward as a matter of habit. वो सामने की तरफ झुकेगा जिस क्योंकि उसकी आदत है। अरे आदत वादत कुछ नहीं होती फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट होते हैं। और डी ऑल ऑफ द अबाउट, तो यहाँ पे हमारा होगा आंसर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करो, केयरफुली रीड द क्वेश्चन। अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ in the compartment of a train which is just going to stop on a railway station drops an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below his hands at a distance of about 2 meters. The apple will fall. एप्पल विल फॉल, तो क्या पूछ रहा है? प्रिसाइजली इन द हैंड ऑफ ब्रदर, ऊपर से एप्पल छोड़ रहा है। तो पहले इस कंडीशन को अज्यूम करते हैं। देखो बेटा, आप ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन में आपको पता होगा कि ट्रेन के अंदर बर्थ होती है, सीट होती है। तो सीट के अंदर लोअर बर्थ होती है, सीट के अंदर क्या होती है, सॉरी ट्रेन के अंदर होती है लोअर बर्थ होती है और अपर बर्थ होती है। दो चीज़ें होती है, लोअर बर्थ होती है, अपर बर्थ होती है। और इस अभी ये फिलहाल में जो ट्रेन है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी सपोज करते हैं। और यहाँ पे जो भाई बैठा है, आपका बंदा जो बैठा है, अपने भाई को एप्पल देना चाह रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाले को एग्जैक्टली ऊपर वाले के नीचे बैठा है, अपने हाथ को फैलाए, भाई एप्पल दे दे, ठीक है। और ये वो क्या कर रहा है, ऊपर से एप्पल को रिलीज करने वाला है, ऊपर से एप्पल को रिलीज किया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे इसने रिलीज किया, ये जो बस है, ये जो हमारी ट्रेन है, ये हो गई स्टॉप। ट्रेन हो गई स्टॉप, ट्रेन की वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन जो हमारा एप्पल था वो ऑलरेडी इन मोशन में था विद अ वेलोसिटी ऑफ v। तो ट्रेन स्टॉप होने की वजह से ये दोनों भी काम में हो जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये एप्पल जो ऑलरेडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो थोड़ा सा आगे जाएगा और यहाँ पे फॉल करेगा। मतलब एग्जैक्टली इन द हैंड जा रहा है कि नहीं, ये उसके आगे की तरफ फॉल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखो क्या क्लियर हो सकते हैं। हैंड में तो गिरेगा नहीं, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड, अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो ये हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? तो हमने देखा था कि ये तो फोर्स को डिफाइन करेगा, दूसरा ये डिस्क्राइब करेगा किसको? एनर्जी को नहीं, वर्क को नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अरे हमने इनर्शिया तो पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें नहीं मालूम, वो तो हमें रोटेशनल मोशन के अंदर आएगा। हमने किसको डिस्क्राइब करेगा? इनर्शिया को डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A person sitting in an open car moving at a constant velocity throw a ball vertically up into air, the ball falls। मतलब एक हमारे पास ओपन कार है, कार बताए ना, कार ओपन कार, ऊपर जिसे छत नहीं होती है ओपन कार है, ठीक है। कार को बनाते हैं, चलो वैसे तो इंजीनियर हो, कार तो बनाना आनी चाहिए। लेकिन मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, उंगली से ड्रॉ करना काफ़ी हार्ड है बेटा। ये कार जो है ये ओपन कार है और कार मूव कर रही है। सपोज करो कि ये कार क्या हो रही है, मूव कर रही है। अब मैं एनिमेट तो नहीं कर सकता हूँ इसे। और यहाँ पे आपने क्या किए, यहाँ पे हो आप और आपने बाहर निकले और बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल को थ्रो किया अपवर्ड।
तो क्या होगा बेटा, गाड़ी भी मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v और बॉल भी मूव कर रहा है एग्जैक्टली विद द वेलोसिटी ऑफ v, सेम डायरेक्शन के अंदर। तो कुछ टाइम बाद बॉल क्या करेगा, कार कहाँ पे जाएगी, कार आगे जाएगी, कार आगे की तरफ मूव करेगी, कार यहाँ पे आ जाएगी। तो बॉल भी कहाँ पे, तो बॉल जो है, क्योंकि बॉल के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन बॉल को नीचे की तरफ कौन खींचेगा बेटा, तो ये पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए, पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए कहाँ पे आएगा, ये ऐसे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रही है और ये पैराबोलिक पाथ कवर करते एग्जैक्टली आप ही के पास वापस आ जाएगा। जैसे हमने स्केटिंग वाली एग्जांपल देखी थी, ये ऐसे पाथ कवर करेगा, ऐसे पाथ कवर करते हुए कहाँ पे आएगा, बॉडी के पास ही आएगा। क्यों, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है। तो अब इसके आंसर्स को चेक करते हैं। आउटसाइड द कार, बॉल कहाँ पे फॉल करेगा, द बॉल फॉल्स आउटसाइड द कार, नहीं आउटसाइड में तो इन द हेड ऑफ द पर्सन, इन द कार हेड ऑफ द पर्सन, इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, एग्जैक्टली इन द हैंड विच इज थ्री वर्ब। तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, गलती से यहाँ पे 9 हो गया, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। क्लियर है। अ पर्सन सिटिंग इन अ ओपन कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर, द बॉल फॉल्स। अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, चलो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।